चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पैसिव वॉइस। पर चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये पैसिव वॉइस होता क्या है और इसे पढ़ने की आवश्यकता पड़ी ही क्या है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, समझ में नहीं आते, अगर समझ में नहीं आते हैं तो फिर टेंस बनाए क्यों। वैसे तो देखो, अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, ग्रामर कर रहे हैं, आपका अधिकतर पोर्शन हमारा टेंस ही कंप्लीट कर देता है। जब वो पोर्शन हमारा टेंस ही कंप्लीट कर देता है ग्रामर का और स्पीकिंग का, तो फिर पैसिव वॉइस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, टेंस को कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव मतलब चुस्त, वॉइस मतलब आवाज। ऐसी पैसिव मतलब होता है एक प्रकार का सुस्त, वॉइस मतलब आवाज। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में ये है, एक्टिव वॉइस उन्हें कहा जा रहा है वहां पर कि जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति सामने को, काम तो सब्जेक्ट ही करेगा, काम कोई और नहीं करता, पर एक्टिव में क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति सबसे फ्रंट में, सबसे पहले नंबर पर ही मौजूद हो जाता है, तो वो एक्टिव वॉइस की उसमें आ जाते हैं। पैसिव में क्या होता है, काम करने वाला व्यक्ति तो सब्जेक्ट होता है लेकिन उसमें मौजूद नहीं होता, अगर होता भी है तो उसे वाक्य के सबसे लास्ट में दिखाया जाता है। कुल मिलाकर पैसिव वॉइस को बनाने का उद्देश्य मेनली क्या रहा, क्या कारण था कि हम वाक्य में सब्जेक्ट दिखाना नहीं चाहते या फिर वाक्य में हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला आम खाया जाता है, मेरे को पता है कौन खा रहा है पर मैं दिखाना नहीं चाहता, तो मैंने बोला आम खाया जाता है, या आम खाया जा रहा है, आम खाया जा चुका है, मैंने ऐसे बोला। चोर पकड़े जा रहे हैं, मैं नहीं बताया जा रहा, मैंने बोला चोरी हो रही है, मैं नहीं बताना चाह रहा। जब हम सब्जेक्ट वाक्य में नहीं बताना चाह रहे हैं या फिर मुझे पता ही नहीं है, तो ऐसे में फिर जो सेंटेंस हमारे मुंह से निकलेगा वो फिर कौन सा लेगा, पैसिव वॉइस का पैटर्न फॉलो करेगा। इसलिए पैसिव वॉइस बनाए गए कि अगर हमने बता दिया उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, तो ऐसे हम सब्जेक्ट नहीं बताना चाहते। या फिर हमें सब्जेक्ट पता नहीं, जैसे कि आप गली से गुजरते हुए जा रहे हो, आपने कोई बिल्डिंग सुंदर सी देखी और आपने कहा यार मकान तो बड़ा अच्छा बन रहा है, तो कोई बना रहा होगा, या तो इसको तरीका बोलने का है मजदूर मकान बना रहे हैं, आपने इसको ऐसे ना बोलकर क्या बोला, मकान बनाया जा रहा है, चाय पी जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो आपने इसको पैसिव के पैटर्न में बोला, मतलब डायरेक्ट ना बोलकर दूसरे तरीके से मैं बोल दिया। तो पैसिव को बनाने का मेन उद्देश्य यही था, जब आपके वाक्य में आपको सब्जेक्ट ना पता हो, ना पता हो का मतलब वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया गया हो या फिर दिया गया हो और आप उसे वाक्य के लास्ट में लिखना चाहते हैं, वाक्य की शुरुआत आप ऑब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में फिर पैसिव वॉइस की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि पैसिव वॉइस हम क्यों बनाते हैं, पैसिव वॉइस को बनाने का हमारा कारण क्या है, पैसिव वॉइस हम क्यों पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस को पढ़ने का उद्देश्य सिंपल भाषा में है, जब हमारे वाक्य में सब्जेक्ट मौजूद ना हो और वाक्य में काम हो रहा हो। एक तो इस वजह से हम सब्जेक्ट व पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। दूसरा ये है कि सब्जेक्ट हम वाक्य में देना ही नहीं चाहते हैं, हमें पता है बट हम देना नहीं चाहते हैं, तब हम पैसिव वॉइस को का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस को बनाते हैं। अब पैसिव वॉइस को 2, 3, 4 तरीके से बोला जा सकता है, मैं वो चारों तरीके यहाँ पर लिखूंगा। पहला तरीका है, जैसे कि आपको एक्टिव वॉइस की हिंदी दे दी है और उसने आपसे कहा पैसिव वॉइस की इंग्लिश बना दो। एक्टिव वॉइस की हिंदी दे दी और पैसिव वॉइस की इंग्लिश बनाने को कह रहा है, या फिर वो आपको ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस की इंग्लिश दे दी है और पैसिव वॉइस की इंग्लिश बनाने को कह रहा है, ये पेपरों में आ जाता है। या फिर ऐसे हो सकता है, पैसिव वॉइस की हिंदी दे दी है और पैसिव वॉइस की ही इंग्लिश बनवा रहा है, ये आसान होता है। ये वाला थोड़ा मुश्किल होता है, ये आसान होता है। और फोर्थ आया जिसमें आपको सब्जेक्ट तो अवेलेबल होता ही नहीं है, सब्जेक्ट क्या कहेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रखा, केवल वर्ब दे रखी है। अब कह रहा है सेंटेंस बना दो पैसिव वॉइस का। ये 4 तरह से आप नॉर्मली पैसिव वॉइस को देखते हो। एक कैसा, एक्टिव वॉइस की हिंदी दे रखी है, पैसिव वॉइस की इंग्लिश बनवाएगा। दूसरा होगा एक्टिव वॉइस की इंग्लिश दे रखी होगी, पैसिव वॉइस की इंग्लिश बनवाएगा। अगला क्या होगा, पैसिव वॉइस की हिंदी दे रखी होगी, पैसिव वॉइस की इंग्लिश बनवाएगा।
अगला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अवेलेबल नहीं होगा, खाली वर्ब होगी। मैं चारों को एक एक करके सुनाता हूं। जैसे मैंने बोला एक्टिव वॉइस की हिंदी, मैं आम खाता हूं, उसने कहा इसकी पैसिव वॉइस की इंग्लिश बना दो। हिंदी दी एक्टिव की, पैसिव की इंग्लिश बनवाने को कह रहा है। दूसरा वो आपको ये कह सकता है एक्टिव वॉइस की इंग्लिश, आई ईट मैंगो, इसका पैसिव वॉइस बना दो। या फिर ये कह सकता है पैसिव वॉइस की हिंदी दे दी उसने, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, और वो कह रहा है इसकी इंग्लिश बना दो, पैसिव वॉइस बना दो। या फिर सीधा बोल दिया खाया जाता है, ऐसे भी बोल सकता है। अब हिंदी ऐसे भी है, इंग्लिश ऐसे भी, इन पैटर्नों में से कोई सा भी पैटर्न दे सकता है और आपको कहेगा पैसिव वॉइस ये ऐसे बनाकर दे दो मुझे इंग्लिश में। ठीक है, ये कुछ पैटर्न थे कि हमें ऐसे से ऐसे करने को कहेगा, बट सबसे मुश्किल वाला पैटर्न यही वाला है जिसमें हमें एक्टिव वॉइस की इंग्लिश मिलती है। जैसे अभी मैंने बोला आई ईट मैंगो, अ मैंगो या फिर द मैंगो, वो आर्टिकल्स पर डिपेंड है। जैसा आप आर्टिकल्स प्रयोग करोगे उसके अकॉर्डिंग जो हम आर्टिकल्स के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वहां पर हम जानेंगे। ईट अ मैंगो, सिंपल भाषा में हम ये कह दे, ठीक है। तो ऐसे करके हम यूज में लाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पैसिव की और जानकारी लेते हैं। पैसिव वॉइस नॉर्मली कितने होते हैं? वैसे तो 8 होते हैं जो हमें ग्रामर कहती है, हमें एक एक्स्ट्रा मिलाकर 9 पढ़ेंगे टोटल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। प्रेजेंट के कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट के कौन से होंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर के कौन से होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। ग्रामर वालों ने इसको मना कर रखा है, उन्होंने कहा है फ्यूचर इंडेफिनिट तो होता है पैसिव का और फ्यूचर परफेक्ट होता है, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता नहीं है। पर अगर हमारे मुंह से भूल गया आम खाया जा रहा होगा तो वो ये कहता है कि जो आप ये हिंदी बोल रहे हो ना उसको इंग्लिश इसी की बना दो। बट हम एक दूसरे पैटर्न से इसको बनाएंगे जो हम लास्ट में ये जानेंगे कि इसको और किस पैटर्न से बना सकते हैं। तो ये आपने देख लिए कि प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3, फ्यूचर के 3। पैसिव का सबसे पहले हमने कारण जाना कि पैसिव को पढ़ने का कारण क्या होता है, पैसिव हम क्यों पढ़ते हैं कि वाक्य में जब सब्जेक्ट मौजूद ना हो या फिर वाक्य में सब्जेक्ट मौजूद तो हो बट हम बताना ना चाहते हो। 2 वजह से हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बोला कि बिल्डिंग बन रही है, मुझे पता ही नहीं कौन बना रहा है, या फिर मुझे पता मैं बताना ही नहीं चाहता। 2 कारणों में हो सकता है जिस वजह से हम पैसिव पढ़ते हैं। अब पैसिव को पढ़ने के 4 पैटर्न होते हैं जो मैंने आपको बताया कि इस हिंदी से इस इंग्लिश, इस इंग्लिश से इस हिंदी, ऐसे ऐसे करके। तो वो हमारे पास 4 स्लाइड से भी हम चारों को हम देखेंगे भी। अब सबसे पहले शुरू करते हैं पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करेंगे, जिसमें हम पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट कि पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है हमारे पास। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका? पैसिव वॉइस का। तो हम पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं। यहां मैंने कुछ नियम दिखा रखे हैं, बता रखे हैं। जैसे मैंने बोला आम खाया जाता है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ये जाता के लिए शायद गो आएगा, तो जाता के लिए गो नहीं आएगा। आप ये ध्यान में रखिए, ये पैसिव वॉइस को बोलने का एक स्टाइल है, एक तरीका है कि इसकी हिंदी बोली कैसे जाती है। पत्र लिखे जाते हैं, बातें की जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, अर्थात कोई ऐसी क्रिया जिसे वर्तमान में किया जाता है। यहां पर जाता का कोई अर्थ नहीं है, यह तो पैसिव बोलने का एक तरीका है, एक स्टाइल है। एक तो ये तरीका हो गया बोलने का। दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है, मकान बनते हैं, दुकानें टूटती हैं, आग लगती है, खून होते हैं,
कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान में होता है, मतलब ता है, ती है। अब ये कैसा है, हिंदी हम ऐसे भी बोल सकते, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, पत्र सोहन के द्वारा लिखा जाता है, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है। तो अब इसमें हम सब्जेक्ट अवेलेबल दे रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट अवेलेबल देंगे तो बाय और टू के जरिए जो भी बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर हम सब्जेक्ट नहीं बताना चाहते तो फिर हम डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसके भी 4 रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसकी शुरुआत किससे होगी, ऑब्जेक्ट से होगी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक वचन के हिसाब से इज, बहुवचन के हिसाब से आर और आय के लिए एम। पैसिव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़ता है बेटा। हम पैसिव के 9 लेसन में ये देखेंगे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म लेगा ही नहीं। पैसिव का नियम है वो थर्ड फॉर्म ही लेता है। उसके बाद बाय या टू जैसे भी अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग बाय, फिर सब्जेक्ट। बट ये ऑप्शनल है, मतलब कुल मिलाकर हमारा पैसिव का फॉर्मूला यही समाप्त हो जाता है। ऑब्जेक्ट इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट ऑप्शनल है, दिया गया होगा कि कौन कर रहा है तो लिख देंगे, नहीं तो उतने पर छोड़ देंगे। नेगेटिव पे नोट तीसरे नंबर पे आता है, हम शुरू से जानते आ रहे हैं तो नोट तीसरे पे लगाएंगे। जब हम प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करते हैं, उस वक्त हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लाते हैं, जो भी नोट से पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। फोर्थ में भी वही सेम, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लाएंगे और नहीं के लिए नोट तीसरे नंबर पे लगाएंगे, बाकी सेम होगा। देखिए मैंने आपको पैसिव के 4 पैटर्न बताए थे और मैं चारों पैटर्नों पर उस सेंटेंस को उतार के दिखाऊंगा, 4 पैटर्न। जैसे पहला पैटर्न था, अगर एक्टिव हिंदी है तो पैसिव बनाते हैं, मैं आम खाता हूं। ये एक्टिव हिंदी है, क्यों, काम करने वाला बंदा सबसे शुरू में है। अब उसने कहा इसको पैसिव में बना कर दो, तो मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। ये डिफिकल्ट वाला पैटर्न होता है। इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है, मैं आम खा रहा हूं ना, मैं क्या खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आम, तो ये मैंगो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये सबसे शुरू में आ जाएगा। एक ही तो आम की बात हो रही है, तो इस खाने को क्या कहते हैं, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म आएगी ईटन, मैंगो इज ईटन। कौन आम खा रहा है, मैं। अब मैं क्या बनने जा रहा है वहां पर, ऑब्जेक्ट, तो मैं का होता है सब्जेक्ट आई, और आई का क्या बनता है फिर, मी, ऑब्जेक्ट में, बाय मी। मैंगो इज ईटन बाय मी, या फिर अ मैंगो इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। आपने ऐसे बना दिया, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करेंगे, ये आपको पूरा ध्यान में रखना है कि अगर ही होगा तो हम किस में लाएंगे, हिम में लाएंगे। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ये चेंज आपको करना पड़ेगा। अगर शी होगा तो शी से हर में और हर से शी में लाएंगे। आई होगा तो आय से मी में और मी से आय में लाएंगे। यू होगा तो यू से यू में ही होता है, दोनों तरफ यू ही रहता है। दे का देम बनता है, देम का दे बनता है। वी का अस बनता है और अस का वी बनता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिया, वह मुझे डांटता है। एक्टिव हिंदी है ना, डांटने वाला व्यक्ति कौन है, वह। किसे डांट रहा है, मुझे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बंदा मौजूद हैगा। अब इसे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट उसे देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या पैसिव के 4 पॉइंट बताए थे कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव प्रेजेंट करने के लिए वो ऐसे ऐसे दे सकता है। एक तो हमने देख लिया, अब हम दूसरे वाले पॉइंट को देखने जा रहे हैं, क्या वो दूसरा वाला कैसे दे सकता है। एक आपको कैसे दे सकता है, आपको हिंदी देगा एक्टिव की और वो पैसिव बनवाएगा। मान के चलिए एक्टिव की इंग्लिश दे दी, आई ईट अ मैंगो,
उसने कहा इसको पैसिव में ट्रांसफर कर दो, ये पेपर में आ सकता है, ये पेपर में आता है। अब मेरे को ऑब्जेक्ट देखना है, मेरा ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है, ये वाला, तो मैं सबसे आगे इसको लिख दूंगा आ मैंगो, एक ही तो मैं आम है ना, इज हेल्प, और वर्ब क्या है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। ये सब्जेक्ट था ना, इसे किस में लाना मेरे को, ऑब्जेक्ट में। अभी मैंने पीछे बताया था, देखो ध्यान से, आई से मी में जाना है, तो आई से मी में जा रहे हैं ना, तो आई से मी में चलते हैं, आई से मी में चल रहे हैं, बाय मी। अब मैंगो इज ईटन बाय मी, ऐसे बना लिया। जैसे अभी मैंने सेंटेंस बोला था, ही स्कोल्ड्स मी, वह मुझे डांटता है, ही स्कोल्ड्स मी। अब सब्जेक्ट क्या था, ही, या ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब ये एक्टिव है, लेकिन क्योंकि कार्य करने वाला व्यक्ति मौजूद है, अब उसने कहा इसको पैसिव में ट्रांसफर करो, तो ये वाला इधर आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर जाओ, ये सबसे पहले आएगा पैसिव में। क्या बना, मी का आए, आए, हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है आए के साथ से, एम। स्कोल्ड मतलब स्कोल्डेड, थर्ड फॉर्म। अब बाय कौन, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम। आई एम स्कोल्डेड बाय हिम। ये आपको ध्यान में रखना है कि यही एक इंपॉर्टेंट चीज है पैसिव की। जब हम एक्टिव हिंदी से पैसिव इंग्लिश, एक्टिव इंग्लिश से पैसिव इंग्लिश में जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये भी सीख लिया अब हमने। फिर तीसरा वाला, अगला क्या है, तीसरा वाला क्या और हो सकता है, जो तीसरा वाला पैटर्न था, तीसरे वाले पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि तीसरे वाले पैटर्न में अब आपका ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो है ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सीधा वर्ब वर्ब ही दे रखी है। देखो मैंने यहां दिखाया भी था आपको, एक पैटर्न में आपको मैंने दिखाया, एक्टिव हिंदी थी, एक्टिव इंग्लिश, ये बना ली हमने। दूसरा पैटर्न था एक्टिव इंग्लिश है, पैसिव इंग्लिश बनानी, ये भी बना ली हमने। अब की बार पैसिव हिंदी है, चलो पहले ये बना लेते हैं कि पैसिव हिंदी है और पैसिव की इंग्लिश बनाते हैं। पैसिव हिंदी है तो कैसे बोलेंगे, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, ये नॉर्मल है, कॉमन है, ये बच्चा बना लेता है। मेरे द्वारा पीछे ले जाता है, बाय मी, आम खाया जाता है, आ मैंगो इज ईटन, बस। और फोर्थ वाले पैटर्न में क्या होता है, सबसे लास्ट वाले में, इसमें ऑब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी गायब है, मतलब ओनली वर्ब दे रखी है। सीधा क्या लिखा है, खाया जाता है, खाया जाता है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार ऑब्जेक्ट होता तो मैं लिख देता अ मैंगो इज ईटन, अब तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, जो बंदा खा रहा है वो भी नहीं है, और क्या खाया जा रहा है वो भी गायब है, सब्जेक्ट भी गायब और ऑब्जेक्ट भी गायब, दोनों ही गायब हो गए, तो अब कैसे बनाऊंगा पैसिव। तो फिर इसके लिए एक नियम यूज होता है देयर का, इस देयर को कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। इसका लेसन मैंने आपको पढ़ा रखा है चैनल पर, बट उस टाइम एक्टिव के पैटर्न पर पढ़ाया था, ये पैसिव में है। जब भी वाक्य में ऑब्जेक्ट गायब होता है तो फिर ये वाला हिडन देयर यूज होता है, तो फिर लिखेंगे देयर इज ईटन। क्या खाया जाता है बताया ही नहीं है, तो सिर्फ इतने पर ही आपका समाप्त हो जाएगा। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब हर लेसन में यही चार बातें आपको बार बार बतानी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, तो अब हम आगे लेसन पर आगे बढ़ सकते हैं। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पैटर्न का, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने चारों पैटर्नों को फॉलो करते हुए देख लिया कि हम कैसे कैसे बनाते हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस पे। पैसिव का फॉलो कर रहे हैं पैटर्न, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हम ले रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही सेम तरीका है, सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है, बस अब इसकी पहचान और रूल का आपको ध्यान में रखना है कि इसकी पहचान और रूल क्या बनेगी। देखिए मैं दिखाता हूं आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, लेकिन ये पत्र लिख कौन रहा है ये तो बताया नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये पैसिव है। पैसिव को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ही यही है कि आपके वाक्य में काम तो हो रहा होगा लेकिन काम करने वाला बंदा मौजूद नहीं होगा। अगर बंदा मौजूद भी होगा तो उसको बोलने का स्टाइल सेंटेंस का कैसे होगा, मेरे द्वारा, उनके द्वारा गाना गाया जा रहा है, हमारे द्वारा इंग्लिश बोली जा रही है, कुछ इस तरह से। दूसरा सेंटेंस है घर बनाए जा रहे हैं, फसलें काटी जा रही हैं। आपने देखा कि इसमें मैंने ये बताया नहीं कि ये कर कौन रहा है, कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान में किया जा रहा है, चालू है अर्थात चल रहा है। अब वाक्य पैसिव है तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है जो हमें ग्रामर ने दी है। कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए यहाँ पर बीइंग शब्द का यूज किया गया है और पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पकड़ता है, कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकती है। ये बाय और सब्जेक्ट ऑप्शनल है, दिया गया होगा तो ही लगाएंगे वरना नहीं। पैसिव में यही सेंटेंस नॉर्मली समाप्त हो जाता है। ये आगे तभी चलता है जब कार्य करने वाला बंदा दिया होगा तो। नेगेटिव में नोट तीसरे पर, क्या में हेल्पिंग वर्ब आगे, क्या और नहीं में हेल्पिंग वर्ब आगे और नॉट तीसरे नंबर पर। अब जैसे मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, इसमें भी वही सेम 4 तरीके हैं। वैसे तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूं। जैसे मैंने बोला कि मैं आम खा रहा हूं, तो मैं इसकी अब इंग्लिश क्या बना सकता हूं, पैसिव में बनाना चाहूंगा तो अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। एक्टिव हिंदी थी, मैं आम खा रहा हूं, पैसिव की इंग्लिश बनाने को कह रहा था। अब मान लीजिए मेरे पास एक्टिव इंग्लिश आ गई, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक्टिव इंग्लिश। तो फिर पैसिव इंग्लिश क्या बनेगी, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। क्या थी, आई एम ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, फिर वही बन गई। तीसरे सेंटेंस में ऐसा हो सकता है, तीसरे सेंटेंस में आपको क्या दे दे, डायरेक्ट पैसिव की ही हिंदी दे दे, मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है, तो बनेगा तो अभी भी यही, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। चौथा सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी गायब कर लिया जाएगा और सिर्फ आपको क्या दे दिया जाएगा, खाया जा रहा है। फिर आप बोलोगे देयर इज बीइंग ईटन बाय मी। बस अगर सब्जेक्ट कार्य करने वाला बंदा नहीं है तो इसे हटा लेना, कार्य करने वाला बंदा होगा तो लगा लेना बस। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी 4 पैटर्न। अब आपको ये 4 पैटर्न बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो हम लेसन बाय लेसन सीधा सीधा डायरेक्ट चला सकते हैं। तो अभी आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव का। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, पैसिव में चेंजेस क्या क्या आएगा। तो चेंजेस देखेंगे, आगे चलते हैं अब हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ पैसिव के। ये निकाल लिया मैंने पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब हम समझना शुरू करते हैं इसको। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, मतलब है हाँ हूं अभी भी रहेगा, बट परफेक्ट है मतलब काम हाल फिलहाल में हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यही होता है कि काम आपका खत्म हुआ है, हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ बट हो गया है आपका काम खत्म, इसलिए प्रेजेंट का परफेक्ट बोला गया है।
और आपको ड्यूरेशन भी पता थी, कब खत्म हुआ है, टाइमिंग बेशक चाहे आप लिख नहीं रहे हो बट आपको ये पता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। मकान खरीदे गए हैं, कौन खरीद रहा है नहीं बताया गया। पत्र लिखे गए हैं, किसने लिखे नहीं बताया गया। दुकान बनाई गई है, किसने बनाई गई है नहीं बताया। काम तो खत्म हो गए हैं और किसने करे नहीं करे। और अगर बताता भी तो किस अंदाज में बताता, मेरे द्वारा मकान खरीदे गए हैं, तुम्हारे द्वारा पत्र लिखे गए हैं, उनके द्वारा दुकानें बनाई गई हैं, अर्थात कोई ऐसा काम जो वर्तमान में पूर्ण रूप से कर लिया गया है। या दूसरा अंदाज ये भी हो सकता था कि किया जा चुका है। पत्र लिखे गए हैं या पत्र लिखे जा चुके हैं, आम खाया गया या आम खाए जा चुके हैं, क्रिकेट खेला गया या क्रिकेट खेला जा चुका है। कुछ इस तरह से, मतलब वर्तमान में काम पूरा समाप्त हुआ है बट हमें टाइमिंग पता है, हाल फिलहाल का ही टाइम है, इसलिए प्रेजेंट भी साथ रखा गया। अब पैसिव का कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट वाला रूप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इसमें हमें क्या मिल रहा है, हैज ए बीन करके दे रखा है। हैज ए बीन हेल्पिंग वर्ब करके दे दी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव का नियम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है और कुछ नहीं आता, कोई और वर्ब नहीं आ सकती। ये ऑप्शनल है, दिया होगा तो लगाएंगे वरना नहीं। नहीं के लिए नॉट तीसरे नंबर पे, और क्या में कौन सा हिस्सा आगे आता है, जो नोट से पहले आता है। कई सारे बच्चे हैज हैव और बीन दोनों को आगे ले आते हैं, नहीं, जो नोट से पहले है सिर्फ उसी को आगे लाना। क्या वाले में हैज हैव आगे, क्या और नहीं में हैज हैव आगे और नॉट तीसरे नंबर पर। ठीक है, यहां पर हैज हैव बीन तो साथ थे बट नेगेटिव में दोनों टूट गए हैं, क्योंकि नोट तीसरे नंबर पे आने की वजह से हैज हैव अलग हो गया और बीन अलग हो गया। और हैज हैव बीन मैंने नहीं चुना, ये हेल्पिंग वर्ब हमें मिली थी इसलिए हमने वही वाली लिखी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम मिली थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम मिली थी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन दे कर दी है उसने हमने। ठीक है, हैज एक वचन के लिए, हैव बहुवचन और आई के साथ, आई के साथ भी आएगा और बहुवचन के साथ भी यही आएगी। और हैज किसके साथ आएगी, एक वचन के साथ। अब जैसे मैंने बोला अ मैंगो हैज बीन इटन, आम खाया गया है। मैं बता ही नहीं रहा कौन खा रहा है, तो ने मैंने नहीं लिखा बाय मी, बाय यू या बाय देम। ठीक है, ये पैसिव में ध्यान रखो, पैसिव में सबसे मेन क्या करना होता है हमें, सब्जेक्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वाक्य का, जो भी आपका वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होगा, पहला आपको ये करना है। दूसरा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे किस में बदलना पड़ेगा, सब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ये चेंज करना पड़ता है। तीसरा क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है कि उस लेसन में कौन सी दे रखी है, इज आर एम है, वाज वर है, विल बी है, हैज बीन है, क्या दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वर्ब इसमें फिक्स होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई और फॉर्म आ नहीं सकती। पांचवा, टाइम सेम रहता है। अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें समय नहीं बदलना होता। अगर वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज करते वक्त भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो चेंज करते हुए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज करते हुए भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। चेंज करते वक्त पे टाइम पर कोई असर नहीं पड़ता, वर्ब पर असर पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब पर असर पड़ता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, इन पर असर पड़ता है, इन चीजों पर असर पड़ता है। तो ये 5 चीजें देख लीजिए, इस पर नो चेंज, इस पर कोई चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। और जो चेंज पड़ेगा इन चारों पर पड़ेगा आपका। ठीक है, ये प्रेजेंट के हमारे तीनों खत्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट पर चलते हैं। पास्ट अब हमारे लिए सब आसान आसान है, हम ज्यादा मुश्किल अब चीज नहीं है क्योंकि अब हमने सब चीजें देख ली हैं। शुरुआत ही थी पैसिव की। देखो मेन पैसिव की क्या, थोड़ी सी थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर बच्चा पैसिव की थ्योरी समझ ले थोड़ा सा कि हमें करना क्या, सबसे पहले तो उसे ये नहीं पता होता मैं पैसिव को पहचानूंगा कैसे। तो मैंने आपको पहचान सबसे पहले बताई कि वाक्य में सब्जेक्ट या तो होगा नहीं, काम तो हो रहा है
पर काम करने वाला बंदा मौजूद नहीं होगा, जो काम को करेगा कौन वो मौजूद नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो के द्वारा की सेंस के जरिए आपको शो करेगा, ठीक है। और 4 तरीके होते हैं जो जिस तरह से हम लोग पैसिव को बनाते हैं। चेंजेस भी मैंने आपको दिखा दिए कि चेंजेस कैसे करते हैं। अब लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट मतलब भूतकाल, इंडेफिनेट अनिश्चित, भूतकाल में काम हो गया। इसकी 2 पहचानें होती हैं, एक तो ये ताता तेती वाली और एक दूसरी मात्रा वाली। मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। आम खाया जाता था, आम खाया गया। पत्र लिखे जाते थे, पत्र लिखे गए। इंग्लिश बोली जाती थी, इंग्लिश बोली गई। पर ये जाता के लिए कोई गो वो मत लगाते ना, कभी गो लगा दो या गोन लगा दो। ये पैसिव को बस एक बोलने का स्टाइल है, एक तरीका है। मकान बनते थे, मकान बनाए जाते थे। दुकानें टूटती थी, दुकान तोड़ी जाती थी। आग लगती थी, आग लगाई जाती थी। आग लग गई, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब दिया वॉज और वर। एक वचन के लिए वॉज और बहुवचन के लिए वर का प्रयोग करेंगे, वेयर नहीं वर। इसमें एक वचन में आई भी शामिल है। यही एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब होती है जिसमें आई एक वचन में शामिल हो जाता है वॉज में जाकर, अदरवाइज वो बहुवचन में आता है। और इजर एम में आई एम के साथ आता है, अदरवाइज वो हमेशा बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब भी पकड़ता है। ये ऑप्शनल होगा, बाय सब्जेक्ट दिया होगा तो लगाएंगे, वरना सेंटेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे समाप्त हो जाएगा। अभी भी थर्ड फॉर्म ही आई है। नहीं के लिए नॉट तीसरे नंबर पर। क्या में हेल्पिंग वर्ब आगे, क्या और नहीं में हेल्पिंग वर्ब आगे और नॉट तीसरे नंबर पर। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, आम खाया गया या खाया जाता था। आ मैंगो वॉज इटन, खाने का काम हो गया ना, आ मैंगो वॉज इटन, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड का नहीं पता होता, परफेक्ट में सिर्फ ये होता है हमें टाइम पता हो जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में टाइम नहीं पता होता, बट काम खत्म हो गया। इसमें काम उसमें भी खत्म था, बट उसमें है आ रहा है वर्तमान में, हाल फिलहाल में हुआ। इसमें काम खत्म हुए समय हो गया है, लेकिन ड्यूरेशन नहीं पता। उसमें ड्यूरेशन पता होती है, कब खत्म हुआ है, पीरियड पता, चाहे ना लिखा हो। ये हो गया। इसके भी वही 4 पैटर्न बना सकते हो। 4 पैटर्न में इंग्लिश वही होगी, अब मैंगो वॉज ईटन, बट बोलने का अंदाजा अलग अलग हो सकते हैं। बस मुश्किल सेंटेंस वही होगा जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने बोला वे हमें डांटते पास्ट में बनाना है ना हमें। उन्होंने हमें डांटा, ये आ गया सेंटेंस। अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, पर जब तक मुझे एक्टिव नहीं आएगा मैं पैसिव बनाऊंगा कैसे। तो अगर मैं एक्टिव बनाता तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैं नॉर्मली क्या बनाता, दे स्कोल्डेड हमें के लिए अस, ये एक्टिव है। अब मुझे पैसिव चाहिए। पैसिव में क्या समझाया गया था, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। बाय दे का क्या होता है, देम। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब तो इस लेसन की ग्रामर ने दी है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में देखो क्या हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, वॉज और वर। बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से वर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड सेम रहती है। वी वर स्कोल्डेड बाय देम, ठीक है। अब आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब हमें पैसिव को चलाना कैसे है, बनाना कैसे है। तो हम इसके चारों सेंटेंस भी बना सकते हैं। वी वर स्कोल्डेड बाय देम, वी वर नॉट स्कोल्डेड बाय देम, वर वी स्कोल्डेड बाय देम, वर वी नॉट स्कोल्डेड बाय देम। अब हमने 3 प्रेजेंट के पढ़ लिए और एक पास्ट का पढ़ लिया, ठीक है। अब होमवर्क के टाइम की बारी है। मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप इसको होमवर्क में अपने बनाकर रखेंगे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प रहेगी बनाने में।
जैसे मैंने बोला मैं इंग्लिश बोलता हूँ, वे नाच रहे हैं, तुमने उसे बुलाया है, पत्र लिखे गए, कार चलाई गई, बातें की जा रही हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया ये उसका होमवर्क था। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूस का लेसन लेते हैं हम। चलिए अब देखिए, अब शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट तो काम खत्म कर लिया, उसका होमवर्क भी ले लिया। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब हमारे लिए अब कुछ नई बात नहीं है, अब हमें सारी थ्योरी समझ में आ चुकी है पैसिव में हमें करना क्या है। पास्ट मतलब भूतकाल, मतलब था थे थी कन्फर्म में आएगा। कॉन्टिन्यूस मतलब है रहा रही रहे रहा रहे है। जिस बच्चे को एक्टिव वॉइस मतलब टेंस क्लियर है उसको पैसिव भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पहचान बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता पहचानों में। जो पहचान उसकी है वही पहचान इसकी भी होती है, पर फर्क क्या होता है, इसको बोलने का तरीका बदल जाता है, और दूसरा जो इसका रूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है। जो वर्ब्स है उसमें सारी टाइप्स की वर्ब्स आती है, पांचों, इसमें एक ही टाइप की वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पत्र लिखे जा रहे थे, घर बनाए जा रहे थे, फसलें काटी जा रही थी, मेरे द्वारा उसे बुलाया जा रहा था। अर्थात कोई ऐसा काम जो भूतकाल में चालू था या चल रहा था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वॉज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, वॉज एक वचन के लिए जिसमें आई भी शामिल है, वर्ब बहुवचन के साथ, बीइंग कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आ रहा है, वर्ब में की थर्ड फॉर्म है क्योंकि कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकती, वरना कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते, बट कोई और फॉर्म थी नहीं, तो बीइंग दिया में कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। ये ऑप्शनल है, दिया होगा सब्जेक्ट की कौन काम कर रहा है तो लगाएंगे, वरना नहीं। नहीं के लिए नोट ही आता है तो नोट ही लगाएंगे। क्या में हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, क्या और नहीं में हेल्पिंग वर्ब आगे और नॉट तीसरे नंबर पे लगाएंगे। इस तरह से सेंटेंस को हम बना लेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे मैंने सेंटेंस बोला क्रिकेट खेला जा रहा था, पैसिव की हिंदी दी है सीधा, क्रिकेट खेला जा रहा था। द क्रिकेट, अब पास्ट की सेंटेंस है ना, द क्रिकेट वॉज, एक ही तो क्रिकेट है, द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, प्लेड। अब बच्चे को लगता है ये द क्यों, ये आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आता है, जब हम लेसन पढ़ेंगे वहां जरूर जानेंगे। बाकी मैं लिखता नहीं हूं, बट बहुत सारे जने कहते हैं यहाँ तो ए आना था या एन आना था या द आना था, इसलिए मैंने लिख दिया। अदरवाइज इसका एक सेपरेट चैप्टर है, ये वहां पढ़ा जाएगा। हमारा मेन फोकस इतने पर होना चाहिए कि ये कैसे तैयार हो रहे हैं। पहले द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा था। अब मैं बोलता मेरे द्वारा तो मैं आगे जोड़ देता, वहां पर पीछे बाय मी, उनके द्वारा बाय देम, हमारे द्वारा बाय अस, ऐसे करते। तो अब नहीं बनाना चाहते तो नहीं भी बन जाएगा। द क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, वॉज द क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय अस, अगर हमारे द्वारा बोलता तो वॉज द क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, अगर हमारे द्वारा बोलता तो बाय अस जोड़ देता वहां पर। ठीक है, तो जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। तो अब हम इसके भी बड़े आराम से बना सकते हैं कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस तक
समाप्त हो गया काम। मैंने पास्ट कंटिन्यूस में देख लिया हमने क्या क्या चेंजेस करने हैं। एक बार पैसिव की थ्योरी के क्लियर हो जाए फिर तो हम आराम से समझ में आते चलते हैं कि हमें करना क्या है। आई होप आपको ये भी अब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे अगले लेसन की तरफ। हमारा शुरू हो गया अब आगे पास्ट परफेक्ट। अब हम उसे देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट को कैसे करेंगे। देखो पास्ट सिंपल में पास्ट का मतलब क्या है, भूतकाल, था, थे, थी, ये कंफर्म हो गया। परफेक्ट मतलब भूतकाल में काम पूर्ण खत्म हो गया है, पूरा खत्म हो गया है, उसके लिए यूज किया जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में भी काम खत्म था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम खत्म था, लेकिन पास्ट परफेक्ट में पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। मकान खरीदे गए थे, उसमें क्या बोला तुमने, मकान खरीदे गए, मकान खरीदे गए थे, मकान खरीदे जा चुके थे। तो ये टाइम पीरियड को बढ़ा रहा है। अब आप ये आपके टाइम पीरियड को बढ़ाकर दिखा रहा है। मकान खरीदे गए थे, पत्र लिखे गए थे, दुकानें बनाई गई थी, कोई ऐसा काम जो भूतकाल में पूर्ण रूप से कर लिया गया था। या बोलने का अंदाज ये भी हो सकता है आम खाए गए थे या आम खाए जा चुके थे, पत्र लिखे गए थे या पत्र लिखे जा चुके थे। कोई भी ऐसा काम जो भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, जो कर लिया गया था। करने वाला बंदा मौजूद नहीं है तो ठीक है, मौजूद है तो बाय के बाद लगा देंगे लास्ट में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को वाक्य से शुरू करेंगे और हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी गई है इस बार, हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आपका सेंटेंस समाप्त हो जाएगा क्योंकि वर्ब हमें एक की दी जाती है और नहीं मिलती है। ये नहीं कि कोई और वर्ब्स की टाइप यूज करे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये ऑप्शनल है, दिया होगा तो लगाएंगे वरना नहीं। नहीं के लिए नोट तीसरे नंबर पर आता है जिस वजह से हैड और बीन टूट गए। क्या में हैड आगे, क्या और नहीं में हैड आगे और नॉट तीसरे नंबर पे हमने यूज कर लिया। जैसे मैंने सेंटेंस बोला आम खाया गया था, a mango had been eaten। अब मैं बोलता मेरे द्वारा तो बाय मी, हमारे द्वारा बाय अस, तुम्हारे द्वारा बाय देम, तुम्हारे द्वारा बाय यू, ऐसे करके लगा लेते। एक और सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें हम सीधा एक्टिव की हिंदी बोल देते हैं। जैसा मैंने बोला मैंने क्रिकेट खेला था। अब मैंने देखा यार ये एक्टिव की हिंदी है क्योंकि खेलने वाला बंदा तो सामने ही है, बट ये पैसिव में बनवाने को मुझे कह रहा है। इसका मतलब ये पीछे और क्या खेला था, ये क्रिकेट आगे। द क्रिकेट हैड बीन प्लेड, किसने खेला था, मैंने, बाय मी। इस तरह से यूज हो जाएगा। ठीक है, नहीं के लिए नोट तीसरे नंबर पर आता है। क्या में हेल्पिंग वर्ब आगे, क्या और नहीं में हेल्पिंग वर्ब आगे और नॉट तीसरे पर, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता। अब मेरा ये भी सेंटेंस बन गया हमारे यहां तक। अब आगे बढ़ सकते, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ज्यादा चेंज नहीं करने हैं, बस ये ध्यान में रखिए जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज और सबसे खतरनाक चेंज यही वाला होता है, जिसने ये कर लिया पैसिव समझ लिया। दूसरा चेंज वर्ब का करना होता है और वर्ब की फॉर्म कौन सी लेनी होती है, उसे थर्ड फॉर्म ही लेनी होती है, कोई और फॉर्म लेनी पड़ती, चाहे यहाँ पर कोई सी भी हो, वहां थर्ड ही चाहिए होगी पैसिव में। तीसरा चेंज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब का, वो हमें ग्रामर देती है कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कि एक्टिव में कौन सी थी और पैसिव में कौन सी वाली चाहिए। मेन चेंज तो यही वाले चेंज आपको देखने हैं। ये चेंज अगर आपने कर लिया आप पैसिव आराम से बना लेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। अब वर्ब एक्टिव में कौन सी थी और पैसिव में थर्ड चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली थी और हेल्पिंग वर्ब पैसिव में कौन सी वाली चाहिए, ये आपको देखना है। अब हम देख लेते हैं आगे। पैसिव का देखते हैं अब। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है।
अब खत्म होने की बारी है, बस अब खत्म हो रहा है। ये अलग अलग टुकड़ों में भी पढ़ाए जा सकते थे आपको, बट हर बार अलग अलग टुकड़ों में पढ़ाकर पैसिव हर बार कंफ्यूजन नहीं रह जाते, इसलिए पूरा एक ही साथ लिए कि कोई डाउट ही ना हो। कोई भी डाउट होगा तो एक साथ लेसन पढ़ते पढ़ते क्लियर होता चला जाएगा। फ्यूचर मतलब भविष्य, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, भविष्य में काम हम करेंगे, लेकिन करने वाला बंदा मौजूद होएगा ही नहीं, होगा भी तो ऑप्शनल में बाय के द्वारा हम फिर लिखेंगे। आम खाया जाता होगा या आम खाया जाएगा, पत्र लिखे जाएंगे, बातें की जाएगी, इंग्लिश बोली जाएगी, इंग्लिश बोली जाती होगी, कोई भी ऐसा काम जो किया जाएगा। अब जाएगा का कोई मीनिंग नहीं है, ये बस ये बोलने का तरीका है। दुकानें टूटती होंगी या दुकानें तोड़ी जाएंगी, आग लगेगी, मकान बनेंगे, इंग्लिश बोली जाएगी, कोई भी ऐसा काम जो भविष्य में किया जाएगा। वाक्य कहां से शुरू होता है? पैसिव में ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। हमें हेल्पिंग वर्ब यहां पर कौन सी मिली? विल बी नाम की। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्वियस है, फिक्स है, कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकती। बाय सब्जेक्ट ऑप्शनल है, दिया गया होगा तो लगाएंगे वरना नहीं। नहीं के लिए नॉट तीसरे नंबर पे। क्या में हेल्पिंग वर्ब आगे, क्या और नहीं में हेल्पिंग वर्ब आगे, और नॉट तीसरे नंबर पर ही आता है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने बोला वे अंग्रेजी बोलेंगे। अब हमें सेंटेंस बनाना है। इंग्लिश विल बी स्पोकन। कौन बोल रहा है? वे, तो बाय देम। करने वाला व्यक्ति पैसिव में आगे चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। द इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय देम। और अगर आप आर्टिकल्स, अभी लगता है आपको यार अभी आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं, तो अभी नॉर्मल छोड़ दीजिए। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय देम। अब एक इंग्लिश है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, एक इंग्लिश कैसे है? तो हम बेहतर है कि अभी जब तक नहीं सीखा है, द इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय देम, हमने इसका प्रयोग कर लिया। अभी आर्टिकल्स को अवॉइड करके चलना, जब हम पढ़ेंगे उसको जानेंगे। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हम उन्हें डांटेंगे। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव वॉइस में तो क्या बोलते हैं? वी विल स्कोल्ड देम। अब इसे पैसिव में बनाते तो ये देम किस में बनता? सब्जेक्ट में, दे। ये वी किस में बनता? ऑब्जेक्ट में, बाय अस। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है ना, देम का सब्जेक्ट दे होता है, तो ये इधर आ गया, वो उधर चला गया। अब हेल्पिंग वर्ब विल थी, तो मुझे विल तो नहीं चाहिए, इसमें तो विल बी है, तो विल बी लेंगे। स्कोल्ड तो नहीं चाहिए, मुझे तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो स्कोल्डेड लेंगे। ऐसे चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनेट भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट और अलग दिखेगा, जिसमें आप देखो कि यार ये कैसे है। नॉर्मली ग्रामर हमें ऐसे कहती है, पत्र लिखे जा रहे होंगे, पहचान तो ठीक है, पहचान में कोई फर्क नहीं है, पहचान ठीक है। पत्र लिखे जा रहे होंगे, घर बनाए जा रहे होंगे, फसलें काटी जा रही होगी, आम खाए जा रहे होंगे, हम कल्पना कर रहे हैं कोई भी काम जो भविष्य में किया जा रहा होगा। बट जो ये फॉर्मूला है वो ये कहता है कि यार इसका पैसिव नहीं हम बना पाते। उसका कारण वो ये कहता है कि अगर हम इसका फॉर्मूला बोलते ऑब्जेक्ट और फिर यहां पर लेते विल, तो ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता? बीइंग।
और फिर हेल्पिंग वर्ब भी क्या मिल रही है, विल हैव बीन। तो इधर विल हैव बीन मिल रही है और फिर बीइंग लगाते तो सेंटेंस बन नहीं पाता। या फिर मैं बोलता विल बी और बीइंग, फिर ऐसे लगाता, या तो ऐसे लगाता या ऐसे लगाता या ऐसे वाला लगाता और फिर बीइंग लगाता कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। तो बी के बाद बीइंग नहीं आ सकता, बीइंग के बाद बीइंग नहीं आ सकता, दोनों सेम वर्बों से ही निकले हुए हैं। तो इसके ऑप्शन में एक नया पैटर्न है, नया तरीका है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम कैसे यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस गेटिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट ऑप्शनल में है। तो हमने क्या यूज करा, ये गेटिंग यूज कर लिया बीइंग के ऑप्शन में, क्योंकि बीइंग नहीं लगा पा रहे थे बी की वजह से, इसकी वजह से, तो हमने गेटिंग लगा लिया। तो हम ऐसे लगाकर इसका कॉन्टिन्यू सेंटेंस बड़े आराम से बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला आम खाया जा रहा होगा, अब आराम से बन जाएगा। आ मैंगो विल बी गेटिंग इटन। अब ठीक है, ये बिल्कुल अब आराम से हम बोल सकते हैं इसको, चारों भी बन जाएंगे। अ मैंगो विल नॉट बी गेटिंग इटन, विल अ मैंगो बी गेटिंग इटन, विल अ मैंगो नॉट बी गेटिंग इटन। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके होमवर्क ले लेते हैं, इसके होमवर्क की बारी है। हमने होमवर्क ले लिया था पास्ट इंडेफिनिट तक का, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस से होमवर्क ले लेते हैं। आम खाए जा रहे थे, फिल्म देखी गई थी, कार चोरी की जा रही होगी, किताबें पढ़ी जाएंगी, लड़ाई हो गई थी, मेहनत की जा रही होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले लेसन पर। ये हमारा अब लास्ट लेसन है, जिससे अब हमारे पैसिव पूरे सारे डाउट के साथ पूरे क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने पैसिव का सब चीज़ सीख लिया, एक एक चीज़ उसमें पैसिव में क्या क्या, किसमें क्या क्या आएगा। अभी आपने देखा ऐसी सेम स्लाइड मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए भी खोली थी और सेम इसके लिए भी वही सेम स्लाइड ऐसे ही खुली है, बट फ़र्क इतना सा ये है कि उसमें चेंज करके हमने ठीक कर लिया था, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है। अब फ्यूचर में हम कल्पना कर रहे हैं कि ये काम खत्म हो गए होंगे, मकान खरीदे गए होंगे, पत्र लिखे गए होंगे, दुकानें बनाई गई होंगी, आम खाया जा चुका होगा, मेरे द्वारा उन्हें बुलाया जा चुका होगा, उनके द्वारा उसे पीटा जा चुका होगा, लड़ाई हो गई होगी, इंग्लिश बोली जा चुकी होगी। तो दो तरह की पहचान है, चुका होगी वाली पहचान भी बन सकती है, ये खाया गया होगा, पीटा गया होगा, नाचा गया होगा, कुछ इस तरह से। दोनों में से कोई भी पहचान हो जो ये बताने की कोशिश करे कि फ्यूचर में काम हो गया होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन नाम की हेल्पिंग वर्ब रखी जो हमें उसने प्रोवाइड कराई है, दी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकती है। बाय सब्जेक्ट ऑप्शनल में है, हम लिख देंगे। कई बार हमें लगता है यार भविष्य में काम खत्म कैसे हो सकता है, तो एक इमेजिनेशन बेस पर हम सोच रहे हैं कि यार भविष्य आएगा और ये वाला काम खत्म हो चुका
होगा, वह जा चुका होगा, इंग्लिश बोली जा चुकी होगी, कुछ ऐसे। नेगेटिव में नॉट तीसरे नंबर पर। क्या में जो नोट से पहले वाला हिस्सा होता है बस वही आगे आता है। बच्चे कई बार विल हैव बीन पूरे को ही आगे ले आते हैं, जो नोट से पहले बस वही आगे, नोट तीसरे नंबर पर। जैसे मैंने सेंटेंस में बोला, आम खाया गया होगा, a mango will have been eaten। बहुत सारे सेंटेंस और अलग अलग ले सकते हैं। कोई भी काम जो किया जा चुका होगा, सुन ला, मैंने इंग्लिश बोली होगी, द इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन। इसने बोली है मैंने, तो बाय मी। नहीं कि बनाना चाहते तो नोट तीसरे पे लगा देना, ये तो हम सब जानते हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हर एक बच्चा इंस्टीट्यूट का जानता है कि उसको कैसे कैसे नई नीचे के 3 बनाने हैं, तो हम बड़े आराम से बना लेंगे। इसी लेसनों में आप सबके होमवर्क भी है, आप अपने होमवर्क के साथ इन सबको करके रखिएगा। खाना खाया गया होगा, पेन बेचा गया होगा, खून किया गया होगा। ठीक है, आई होप आपको अब ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। पैसिव का पूरा एक एक लेसन बिल्कुल खोल खोल के एक एक करके एक्सप्लेन कर लिया, एक के साथ पूरी वीडियो में ले लिया कि अलग अलग में हमें समझने में कंफ्यूजन हो जाती है, कभी एक क्लियर होता है कभी दूसरा रह जाता है, इसलिए पूरी वीडियो में एक ही बार में ले लिया कि हाँ चलो हम पूरा पैसिव कर लेते। तो इसे आप बड़े आराम से ढंग से देखिएगा कि कहीं पर कोई डाउट ना छूटे। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और जो इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं उनको कोई डाउट लगे तो वो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि मेरे को इसमें यहाँ पर डाउट है। तो जैसे आपको लगे कि मेरे को अभी भी डाउट है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, ये एक एक बात पूरी खोल खोल के एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।